नहीं समझता है हमारी बातें, क्योंकि उसकी पीढ़ी दूसरी है। पीढ़ियों के अंतर को नहीं समझ पाना, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को नहीं समझ पा रही है, ये जनरेशन गैप कहलाता है। प्रश्न उठता है, ये जनरेशन गैप क्या अनादि है, अनादि काल से चला आ रहा है। यानी यदि हम भारतवर्ष का इतिहास आधुनिक इतिहासकारों के हिसाब से मान लें 5,000 साल का या अब 10,000 साल का, तो क्या 10,000 साल से हमारे जो पूर्वज थे इसी प्रकार पीढ़ियों के इस अंतर को महसूस करते रहे होंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अब देखिए, जब भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर जाते हैं, तो भीष्म पितामह ने कहीं नहीं कहा तुम्हारी पीढ़ी भिन्न है, तुम नहीं समझोगे, या युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा कि भीष्म पितामह आपकी पीढ़ी दूसरी है, आप छोड़ दीजिए इन विषयों को। आप अपने शास्त्रों को उठाइए, ये जनरेशन गैप कहीं नहीं मिलेगा। हमारे युवा बुजुर्गों के पास जाके सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग युवाओं के पास बैठ करके बात करते हैं। और मनु महाराज लिखते हैं मनुस्मृति में, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो जिस वृद्ध की सेव के पास बैठ करके कुछ सुनना था, वो जनरेशन गैप कैसे हो गया? एक विषय यह है। दूसरा है, यह भी बहुत प्रसिद्ध है आज के समय में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का संघर्ष। हम लोग सब जानते हैं 90 के दशक में, यानी 93 में पहला लेख लिखा, 94 में किताब आ गई सैमुअल पी हंटिंगटन की। सैमुअल हंटिंगटन अमेरिकी विचारक हैं। उन्होंने जब किताब लिखी और एक पहले लेख लिखा, बाद में किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, पूरे यूरोप में छा गई वो किताब, सबों को बड़ी पसंद आई। सभ्यताओं का संघर्ष, यानी अभी तक राज्यों का संघर्ष हो रहा था, अब सभ्यताएं लड़ेंगी, अब राज्य नहीं लड़ेंगे। ये क्या चीज है, सभ्यताएं कैसे लड़ती हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिमी सभ्यता, उनका जो फोकस है हंटिंगटन का, कि एक तरफ जैसे कि कौरव दल पांडव दल लड़ रहा था, एक तरफ कौरव दल है, एक तरफ पांडवों का दल। ऐसे ही सभ्यताओं के संघर्ष में एक तरफ पश्चिमी सभ्यता है, दूसरी तरफ अन्य ढेर सारी सभ्यताएं हैं, एक नहीं है, दूसरी तरफ अलग अलग ढेर सारी हैं, जिनसे पश्चिमी सभ्यता युद्ध कर रही है। तो पश्चिमी सभ्यता किसे कहेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे पश्चिम में नहीं है, भारत के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो पश्चिमी सभ्यता उसको हम क्यों कहें? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में ऑस्ट्रेलिया भी आता, अफ्रीका भी हमारे पश्चिम में नहीं कहा जाएगा। तो पश्चिमी सभ्यता किसे कहेंगे? तो मूलतः पश्चिमी सभ्यता यूरोपीय सभ्यता को कहते हैं। तो यूरोप के जो लोग अलग अलग महादेशों में गए, जैसे अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। उन कॉलोनीज में उन्होंने उसको अपना एक अलग राष्ट्र राज्य बनाया, नेशन स्टेट अंग्रेजी में कहते हैं। और आज वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जिनका स्थानीय लोगों का समाज था, स्थानीय लोगों का राज्य था, उसको नीचे करके, दबा करके, नष्ट करके, गायब करके उन्होंने अपना नेशन स्टेट क्रिएट किया है। वह जो नेशन स्टेट है उसको वो एक पश्चिमी सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। उस पश्चिमी सिविलाइजेशन के कुछ मापदंड हैं, कुछ बिंदु हैं जिनसे वो पहचानी जाती है। वह पश्चिमी सभ्यता, वह पश्चिमी सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उससे दुनिया की अन्य सिविलाइजेशन का संघर्ष है। यह संघर्ष क्यों है? यह संघर्ष यूं है कि आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस पृष्ठभूमि को वर्णन करने के बाद मैं गुरुदत्त पे आ जाऊंगा, क्योंकि गुरुदत्त का समग्र लेखन इसी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को और इसी जनरेशन गैप को समझाने में सारा लेखन उन्होंने किया है। समग्र लेखन इसी चिंतन पर है, और कैसे किया है वो एक एक करके मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो सभ्यताओं का संघर्ष उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यूरोप जिंदा ही संघर्ष पर है। यदि संघर्ष निकाल दिया जाए तो यूरोप का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यूरोप महादेश की जो रचना है, उसका जो नाम यूरोप पड़ा है, वह भी एक संघर्ष के कारण पड़ा। जब क्रूसेड्स चल रहे थे, यानी ईसाइयों और मुसलमानों का संघर्ष चल रहा था, तो यूरोप को एक साझा एक पहचान की जरूरत पड़ी कि यूरोप के सारे देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे इटली हो, या स्पेन हो, या जर्मनी हो, कोई भी देश हो, वो एक साझा पहचान के तहत लड़ाई लड़े, ईसाइयत की लड़ाई।
तो उन्होंने साझा पहचान गढ़ा और वो 11वीं या 12वीं शताब्दी में गढ़ा और नाम रखा यूरोप। 12वीं शताब्दी से पहले यूरोप नाम का कोई साझा पहचान कहीं दिखता नहीं, इतिहास में नहीं दिखती। यूरोप जो नाम है वो भी एक एशिया माइनर, जो कि आज मिडिल ईस्ट कहलाता है, यहाँ की एक देवी थी, पारंपरिक देवी यूरोपा, स्त्री देवी है, उसके नाम पर रखा गया और युद्ध हुआ। तो यूरोप संघर्ष में पैदा हुई पहचान है और वह संघर्ष आज तक चला आ रहा है। हंटिंगटन जो कह रहे थे कि सोवियत संघ अब नष्ट हो गया है, और सोवियत संघ के नष्ट होने से जो द्विध्रुवीय था, बाइपोलर वर्ल्ड था, वो यूनिपोलर हो गया है और अब हमें सिविलाइजेशन के युद्ध देखने को मिलेंगे। वास्तव में वो गलत कह रहे थे या कह रहे हैं, उनका सिद्धांत इस मामले में गलत है। ये पहले से बाइपोलर है, ये आज से नहीं। और आप देखिए गुरुदत्त लिखते हैं, और क्या मजे की बात, वो गुरुदत्त लिख रहे हैं, एक अपने उपन्यास की भूमिका में गुरुदत्त लिखते हैं, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और ईसाइयों द्वारा प्राचीन विज्ञान पर आरोप, इनकी प्रतिक्रिया में भारत में दो विचार तरंगे उठी। एक तरंग थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और दूसरी तरंग थी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। दोनों का परस्पर टकराव हुआ, यही टकराव, यही संघर्ष। यह टकराव क्या था और समयांतर में इन दोनों ने क्या क्या रूप धारण किए, यह उनके एक उपन्यास दो लहरों की टक्कर का विषय है। कब लिख रहे हैं गुरुदत्त? 90 से पहले लिख रहे हैं, क्योंकि 89 में तो उनका देहांत हो गया। उस वक्त तो सब सभ्यताओं के संघर्ष का कोई सिद्धांत आया ही नहीं था, लेकिन यह बात उन्होंने तब लिख दी। 70 के दशक में लिखा होगा उन्होंने उपन्यास, 60 के दशक में लिखा होगा। तो दो लहरों की टक्कर जब वो लिख रहे हैं तो वो इस चीज को उस वक्त इंगित कर रहे हैं जिस समय अमेरिकी विचारक इसको प्रस्तुत नहीं करें किया है उन्होंने भी। लेकिन ये इसलिए प्रस्तुत कर पाए गुरुदत्त क्योंकि ये लड़ाई, ये संघर्ष भारतवर्ष प्रत्यक्ष झेल रहा था। तो जो उन्होंने इंगित किया है कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना 1785 में और उसके बाद या उसके पहले या उसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय ज्ञान विज्ञान पर निरंतर आक्षेप आरोप, यह संघर्ष का एक पहलू है, एक आयाम है। तो हम देखेंगे अंग्रेजों ने, और हमने इसका बहुत नाम लेते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने ये किया, उन्होंने हमारे देश की शिक्षा पद्धति बदली और हमारे यहाँ अंग्रेजी व्यवस्था लागू की। उसके समर्थन में ब्रह्म समाज खड़ा हुआ राजा राम मोहन रॉय का, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत में अध्ययन अध्यापन शिक्षण का विरोध किया, बल्कि उन्होंने सभी वर्नाक्युलर यानी कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षण का विरोध किया। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षण को अनिवार्य करने की बात की। सुधार के नाम पर उन्होंने हिंदू समाज की जो कुरीतियां वो कह रहे थे, लेकिन वो असल में क्या थी वो यहाँ एक्सप्लेन करने का नहीं है, यहाँ वो विषय नहीं है। तो उसको लेकर के वो खड़े हुए। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि राजा राम मोहन रॉय कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। यह आज स्थापित हो चुका है, जो राजा राम मोहन रॉय के जीवन पे शोध कर रहे हैं उन्होंने इसको स्थापित कर दिया है कि वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। एक ईसाई हिंदू धर्म में क्या सुधार होने चाहिए इसकी बात कर रहा था। ये जो आक्षेप हो रहा था हिंदू समाज पे, भारत के सनातन समाज पे, यह वह सभ्यतागत संघर्ष था। और गुरुदत्त इस संघर्ष में भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने वाले लेखक हैं। समस्या यह है कि जो दूसरा पक्ष है वह पूरा पक्ष बहुत मजबूत, बहुत प्रतिष्ठित और राज्य द्वारा समर्थित पक्ष है। तो जब हम कहते हैं कि 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद सरदार पटेल ने सभी राज्यों को एक भारतीय संघ के अंतर्गत लाया, इसका जो पॉजिटिव साइड है, जो हम जो देखते हैं, इसका जो सकारात्मक पहलू है कि एक भारतीय गणराज्य बनकर हमारे सामने में आया, एक झंडे के तले हम लोग सब लोग आ गए। लेकिन इसका जो दूसरा आयाम है वो हम ध्यान नहीं देते हैं कि इससे पहले यानी 1947 से पहले अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था और अंग्रेजी तंत्र
इस रूप में पूरे भारत पे लागू नहीं था, जो सरदार पटेल के द्वारा एकीकरण किए जाने के बाद लागू हुआ। तो हिंद स्वराज में जब गांधी लिख रहे थे कि अंग्रेज चाहे इस देश में रहें, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था पूरी चली जानी चाहिए, यह स्वराज्य होगा। 47 में तो आपने इसका ठीक उल्टा किया। 47 में आपने यह किया, अंग्रेजों को यहां से विदा किया और उनकी सारी व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जितना सब कुछ है वो सारा का सारा पूरे भारत पर आपने लागू किया, जो पहले लागू नहीं था। तो अब ये तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा कहना कि आपने स्वाधीनता प्राप्त की या स्वतंत्रता गंवाई। लेकिन यह जो लागू हुआ उसके कारण यह संघर्ष बढ़ा, और इस संघर्ष के बढ़ने के कारण, क्योंकि शासन संविधान से चलता है, संविधान 1935 का जो एक्ट था उसका एक संशोधित परिवर्धित संस्करण है, और वह जो 1935 का एक्ट था वह इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन कानून के अनुसार बनाया गया था। इसलिए वह पूरा जो तंत्र है वो भारत के आत्मा को, भारत की चिति को, भारत के ज्ञान विज्ञान को, भारत की परंपराओं को सम्मान देना नहीं जानता है, उसकी प्रतिष्ठा करना नहीं जानता है। इसलिए वहां वो संघर्ष है। तो इस संघर्ष को आप देखेंगे गुरुदत्त के जो पहली पुस्तक मैंने बताई अभी, दो लहरों की टक्कर, उसमें यह संघर्ष बहुत अच्छे से परिलक्षित होता है। और दूसरी जो उनकी पुस्तक है जमाना बदल गया, ये दोनों बड़ी मोटे उपन्यास हैं। आज दो लहरों की टक्कर 2 वॉल्यूम में मिलता है, लेकिन वो 500 पेज की कम से कम क्या एक वॉल्यूम नहीं है। और जमाना बदल गया 4 वॉल्यूम में मिलता है, एक एक वॉल्यूम लगभग 300-400 पृष्ठों का है, यानी लगभग 1200-1300 पृष्ठों का जमाना बदल गया उनका उपन्यास है। लेकिन उस जमाना बदल गया में उन्होंने एकदम 1870 से लेकर के और 1960 तक का 90 वर्षों का कालखंड दिखलाया है। और वो ये दिखलाते हैं कि संघर्ष का परिणाम क्या हो रहा है, समाज कैसे बदल रहा है, व्यवस्थाएं कैसे बदल रही हैं, और उसका परिणाम व्यक्तियों पे और समाज पे क्या हो रहा है। इतनी बारीकी से किसी उपन्यास में यह चित्रण नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम प्रेमचंद्र के उपन्यासों को पढ़ते हैं तो प्रेमचंद्र अपने उपन्यासों में ये बहुत सहजता के साथ दिखलाते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में क्या चल रहा है, जाति को लेकर क्या चल रहा है, महाजनी को लेकर क्या चल रहा है, किसान कैसे मजदूर बन जा रहा है, उसको किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, ये वो दर्शाते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है इस पर बहुत नहीं लिखते, बहुत कम लिखा है उन्होंने इस पर। जैसे रंगभूमि जो उनका उपन्यास है, रंगभूमि के उपन्यास में वो ये तो दिखला रहे हैं कि एक यदि फैक्ट्री लगेगी तो उस फैक्ट्री के लगने से, यानी कि औद्योगिकरण से क्या क्या नुकसान होंगे और समाज पे उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, समाज कैसे चरित्रहीन होगा। लेकिन ये औद्योगिकरण का विकल्प क्या है, ये आ क्यों रही है, इसको रोका कैसे जाएगा, इस पर वो नहीं लिखते हैं। लेकिन गुरुदत्त के उपन्यासों में आपको ये सारा कुछ मिलेगा। और गुरुदत्त केवल इन्हीं विषयों पर नहीं लिखते हैं, तो उन्होंने बहुत ही विशाल उनका संसार है उपन्यासों का, बहुत विशाल संसार है, और लगभग हर प्रकार के उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। सामाजिक उपन्यास भी हैं जो कि परिवार व्यवस्था को बतलाते हैं, भारत की अन्यान्य जो परंपराएं हैं कि एक व्यक्ति कैसे धन कमाता है और कैसे वो बड़ा होता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है भारत की, समाज व्यवस्था कैसे चलती है, राजनीति व्यवस्था कैसे चलती है, इन हर विषयों पर उनके उपन्यास हैं। इन व्यवस्थाओं को समझाने के लिए उन्होंने इतिहास का भी सहारा लिया है, तो उनके ऐतिहासिक उपन्यास भी हैं। ऐसे बड़ी संख्या में ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जैसे लुढ़कते पत्थर जो हर्ष के ऊपर है, हर्षवर्धन के ऊपर, जलौक के ऊपर महाकाल उनका उपन्यास है। इसी प्रकार उनका उपन्यास विक्रमादित्य साहसांक उनका एक उपन्यास है। शंकराचार्य के ऊपर दिग्विजय नाम का उपन्यास है। बड़ी संख्या में जो उपन्यास हैं वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हैं। वह इसलिए उन्होंने लिखे, यह दिखलाने के लिए आज जो भारत में उथल पुथल चल रही है, इस उथल पुथल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाया है।
और इसके लिए एक सबसे जो प्रमुख उपन्यास उनका है, जो मैं हर किसी को कहता हूं कि इसे उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, वह उपन्यास है वाम मार्ग। वाम मार्ग आप उपन्यास पढ़ेंगे तो वो उन्होंने कालखंड तो पुराना लिया है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आधुनिक समय में, अभी के समय में क्या चल रहा है उसको इतनी स्पष्टता के साथ समझाया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, वाम मार्ग में वो सुंदरी प्रतियोगिता दिखलाते हैं कि राज्य सुंदरी प्रतियोगिता करवा रहा है। जैसे आज हम जानते हैं विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं होती हैं, ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिताएं होती हैं, और जिले स्तर पे भी होती हैं, देश के स्तर पे भी होती हैं, मिस इंडिया होती है, मिस वर्ल्ड होती है, मिस यूनिवर्स होती है, सब कुछ हो रहा है। गुरुदत्त बताते हैं इस क्यों हो रहा है और इसका कहां तक इसका परिणाम, इसका प्रभाव समाज पे पड़ रहा है। और जब इसके विरोध में कुछ लोग जाते हैं शासन के पास कि ये इस पर आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, जैसा आज भी होता है कि अमुक फिल्म पर सेंसर होना चाहिए, अमुक इस पर ये होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी विषय आज भी उठते हैं। उस वक्त शासन क्या करता है? शासन कहता है, जो गुरुदत्त लिखते हैं कि राजा कहता है कि राजा का काम प्रजा का रंजन करना है, प्रजा का रंजन यदि इससे होता है तो यही करेगा राज्य। आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है प्रजा की दिशा को बदलना। यह बात उसमें जो पंडित तत्वदर्शी है, उसका कैरेक्टर वाम मार्ग का, वो समझ जाता है और कहता है कि नहीं, हमारी गलती है, हम जो बुद्धिजीवी हैं इस समाज के, ये हमारी गलती है, हमने तप बंद किया, हमने समाज के साथ अपना संवाद छोड़ा, और इसका परिणाम है कि समाज इस अवनति को गया है। राज्य तो समाज के रंजन को करने के लिए है, समाज जिसमें आनंदित महसूस करता है वह उपलब्ध कराने के लिए राज्य है बस, और कानून व्यवस्था बनाने के लिए, झगड़ा ना होने दें। लेकिन समाज किस दिशा में जाए, कैसा सोचे, क्या ठीक है उसके लिए यह समझ सके, या विवेक उसमें जागृत करने का काम यह राज्य का नहीं है। अब ये देखिए, यदि वो समस्या बता रहे हैं तो समाधान का भी रास्ता बताते चल रहे हैं। ऐसा ही उनका एक और उपन्यास है अस्ताचल की ओर, 3 भागों में है अस्ताचल की ओर, और उसमें भी लगभग उन्होंने यही सारा मुद्दा उठाया है, इसको उन्होंने स्पष्ट किया है। क्योंकि गुरुदत्त 1889 में उनका 94 में 1894 में उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने भारत के पूरे स्वाधीनता संग्राम को देखा और उन्होंने सामाजिक बदलाव को देखा। तो ये दोनों चीजें भी उनके उपन्यासों में झलकती हैं। पहला जो उनका उपन्यास था स्वाधीनता के पथ पर, वो उन्होंने इसी पृष्ठभूमि पर लिखा था, स्वाधीनता संग्राम के ऊपर लिखा था। फिर उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और 4 उपन्यास उसके ऊपर लिखे, विश्वासघात, स्वराज्यदान और देश की हत्या। इन 4 उपन्यासों की श्रृंखला में भारत विभाजन तक की कहानी संपूर्ण होती है। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, देश विभाजन होने के बाद, तो उन्होंने एक और उपन्यास लिखा, दासता के नए रूप। यह भी उसी जनरेशन गैप और सभ्यता के संघर्ष को दर्शाती है कि स्वाधीन तो हम हुए, लेकिन दासता का एक नया स्वरूप हमारे सामने में आ गया। हम सभी जानते हैं कि 1925 के बाद लगभग उसी के आसपास भारतवर्ष में कम्युनिस्ट पार्टियों की भी स्थापना हुई। गुरुदत्त उससे भी अनभिज्ञ नहीं थे, बल्कि एम.एन. रॉय के साथ उनका प्रत्यक्ष संवाद हुआ था, और वह जो उनका संवाद हुआ था उनके कई सारे उपन्यासों में वो दर्शाया गया है। जैसे उनका एक उपन्यास है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण उपन्यास भारत की न्याय व्यवस्था को समझाने के लिए लिखा गया है। उस उपन्यास में, न्यायाधिकरण उपन्यास में, उन्होंने एम.एन. रॉय के साथ जो उनकी भेंट हुई और वार्ता हुई, वो एक चरित्र की, जो उपन्यास के एक चरित्र की एम.एन. रॉय के साथ बातचीत में दिखला दी है। ऐसे ही देश की हत्या उपन्यास में भी उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है। उनका एक पात्र, उपन्यास का एक पात्र एम.एन. रॉय से मिलता है, वो बातचीत करता है, वो दिखलाता है कि किस प्रकार जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, चाहे वो डांगे रहे हों, चाहे एम.एन. रॉय रहे हों, ये किस प्रकार कंफ्यूज थे, उस वक्त दिग्भ्रमित थे। एक स्पष्टता जो होनी चाहिए वो उनके पास नहीं, उस वक्त भी नहीं थी। और बाद में गुरुदत्त ने वामपंथ पे जितना लिखा वो अद्भुत है, अद्भुत उपन्यास है उनके। तो वामपंथ के ऊपर उनके कई सारे उपन्यास हैं, जो पुराने वामपंथ के ऊपर, यानी कि पुराना जो वाम मार्ग है उसके ऊपर भी, और जो आज का वामपंथ है उस पर भी। यदि
सच में आपको समझना हो कि वामपंथ काम कैसे करता है, कम्युनिज्म काम कैसे करता है, दूसरा उसमें गड़बड़ियां क्या है, कहाँ वो असफल होता है, क्यों असफल होता है, तो आपको गुरुदत्त के उपन्यास पढ़ने चाहिए। इतनी स्पष्टता के साथ वामपंथ की असफलता और उसके कारणों को आपको किसी उपन्यास में नहीं मिल सकता। जैसे कम्युनिज्म की जो मूल अवधारणा है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है और यदि कोई धनी बनता है तो वो किसी का शोषण करके ही धनी बनता है। जितने धनी हैं वो बुर्जुआ हैं, वो अनिवार्य रूप से शोषक हैं। गुरुदत्त कहते हैं ऐसा नहीं है, परिश्रम से भी धन कमाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने एक उपन्यास लिखा धरती और धन। और धरती और धन उपन्यास में उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ ये समझाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमा रहा है और बड़ा आदमी बन रहा है। और देखिए, बड़ा आपको बड़ी हैरानी होगी, उस उपन्यास में उन्होंने स्टॉक मार्केट को भी दिखलाया है। और उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट का जो व्यवसाय है, जो वायदा व्यवसाय है, शेयर मार्केट का व्यवसाय है, यह सारा जो है ये एक प्रकार का जुआ है। और इससे जो सभ्य व्यवसायी है, जो सुसंस्कृत व्यवसायी है, उसको इससे दूर रहना चाहिए। ये उस वक्त उन्होंने लिखा है जिस समय स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार इतना उन्नत नहीं था आज की भांति। उन्होंने उस उपन्यास में दर्शाया है और उसमें उन्होंने दिखाया कि जो गलत तरीके से धन कमा के बढ़ रहा है वो शोषक हो सकता है, लेकिन जो सही तरीके से धन कमा कर बढ़ रहा है वह बुर्जुआ नहीं है और वह समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोग करता है, वह कहीं से भी गलत नहीं है। तो कम्युनिज्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको उन्होंने अपने उपन्यासों में बड़े तरीके से, बड़ी सूक्ष्मता के साथ खारिज किया, काटा और स्थापित किया कि जो भारतीय चिंतन है अर्थ का, उससे बेहतर कोई चिंतन नहीं हो सकता। कम्युनिज्म का उन्होंने इतना जबरदस्त खंडन किया है। उन्होंने इस पर कई उपन्यासों के अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। धर्म तथा समाजवाद जो उनकी पुस्तक है, समाजवाद के ऊपर 2 पुस्तकें हैं, धर्म तथा समाजवाद और दूसरा है प्रजातांत्रिक समाजवाद। धर्म तथा समाजवाद आज भी उपलब्ध है, मिल जाती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद आउट ऑफ प्रिंट है। ये दोनों पुस्तकें अवश्य पठनीय हैं। और गुरुदत्त की एक विशेषता मैं और बताऊं, जो खासियत है उनकी, जो खासियत आपको बाकी लेखकों, राजनीतिक विश्लेषकों, इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों में नहीं मिलेगी, वह खासियत यह है कि वैद्य गुरुदत्त स्वाधीनता से पहले के एमएससी हैं। वो केमिस्ट्री में उन्होंने एमएससी किया है, यानी विज्ञान के, उस समय जो विज्ञान था उसके वो अच्छे विद्वान थे। उसके अलावा वे भारतीय शास्त्रों को मूल रूप से उन्होंने पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि सांख्य में क्या लिखा है ये बताने के लिए उनको किसी राधा कृष्ण की उक्ति चाहिए। सांख्य दर्शन पर बताने के लिए सांख्य के सूत्रों की व्याख्या करना उनको आता था। उन्होंने उपनिषदों के भाष्य लिखे, दर्शनों के भाष्य लिखे, वेद मंत्रों के अभिनव अर्थ किए। वेद मंत्रों का अर्थ करने के लिए वो किसी पे निर्भर नहीं रहते थे। तो जब वो ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं तो स्वयं आर्य समाजी होते हुए भी, दयानंद सरस्वती के अनुयायी खुद को मानते हुए भी, वो दयानंद के किए हुए अर्थों को खारिज करते हैं और आगे बढ़कर उसका क्या वैज्ञानिक अर्थ उनको दिख रहा है वो बताते हैं। तो उन्होंने वेद प्रवेशिका लिखी कि वेदों को यदि कोई पढ़ना चाहे तो वो कैसे पढ़ सकता है, कहाँ से प्रारंभ करे, कैसे समझना चाहे, कैसे समझे वेदों को। इस पर उनके 2 वॉल्यूम में वेद प्रवेशिका मिलती है। तो चूंकि भारतीय शास्त्रों का एक इतना प्रगाढ़ ज्ञान उनके पास था, ये ज्ञान आपको हमारे देश के अच्छे अच्छे दर्शन शास्त्रियों के पास नहीं है। जो प्रोफेसर्स बैठे हैं कॉलेजेस में, उन्होंने भी दर्शन ग्रंथों को मूल रूप में ठीक से नहीं पढ़ा है। ऐसे कई दर्शन शास्त्र के प्राध्यापकों से मेरी बातचीत है, मेरी होती है, लेकिन उन्होंने मूल रूप में सारे दर्शनों को नहीं पढ़ते हैं। वो उन पर टीकाएं पढ़ी हैं, टिप्पणियां पढ़ी हैं। एमएससी तक का जो, एमए तक का जो सिलेबस है वो मैंने देखा, वहां पढ़ता ही नहीं है कोई सूत्र। लेकिन गुरुदत्त ने वो मूल रूप में पढ़ा है। उन्होंने सारे ग्रंथ मूल रूप में पढ़े हैं। और उनके जो साथी थे, उनके जो मित्र लोग थे, वो भी वैसे ही अद्भुत वैदिक विद्वान थे। हमारे इतिहासकारों को उठाइए आप, जैसे रोमिला थापर होंगे, डीएन झा होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ये सारे लोग वेदों का अर्थ करने के लिए ग्रिफिथ वगैरह पर निर्भर हैं। ग्रिफिथ पे, मैकडोनाल्ड पे, जो उनका मोनियर विलियम्स पे, इन लोगों पे वो निर्भर हैं। वो खुद से वेद मंत्रों को समझने की सामर्थ्य नहीं रखते और इसीलिए
उनके लिखे में वो दम, वो बल नहीं दिखता है जो गुरुदत्त के लिखे में दिखता है। तो गुरुदत्त जो उपन्यास लिख रहे हैं तो वो केवल उपन्यासकार नहीं है, वो एक मनीषी हैं, वो एक चिंतक हैं, वो एक विचारक हैं। और उनके इस विचार, जैसे कोई भी बात जब आप चिंतन करते हैं, मान लीजिए आपको किसी विषय पे चिंतन करना है, तो उस चिंतन को करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपके पास ज्ञान का एक आधार हो। निराधार, बिना ज्ञान का चिंतन नहीं संभव है। कोई बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हो, वो चिंतन क्या करेगा, उसको जानकारी ही नहीं है। जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति बचपन से जो जन्मांध है, तो स्वप्न नहीं देख सकता, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, तो स्वप्न कैसे देखेगा। जन्मांधों को स्वप्न नहीं आते। तो इसी प्रकार यदि किसी के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आधार नहीं है, तो उसके चिंतन का जो दायरा है वो उतना ही संकुचित हो जाता है जितना उसका ज्ञान संकुचित होगा। गुरुदत्त का जो ज्ञान का आधार है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। वो अंग्रेजी भी पढ़ते थे, वो संस्कृत भी पढ़ते थे, और वो आधुनिक विज्ञान भी पढ़ते थे। आधुनिक विज्ञान पढ़ने के कारण उन्होंने विज्ञान पे 2 पुस्तकें लिखी। पहला था विज्ञान और विज्ञान, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कैसे भिन्न है। और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी सृष्टि रचना। सृष्टि की रचना को लेकर जो आधुनिक मत विज्ञान सोचता है वो कैसे गलत है, उसमें क्या दोष हैं, और भारतीय विज्ञान क्या सोचता है, वेद क्या कहते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए सृष्टि रचना नाम का ग्रंथ लिखा। इतना विपुल साहित्य और इतना विशद लेखन, यह मुश्किल है किसी लेखक में मिलना। मुझे तो नहीं मिला है। मैंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, लेकिन इतनी दृष्टि के साथ, इतने ज्ञान के साथ, इतना विस्तार ज्ञान के आधार के साथ लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं मिला। फिर हम सोचते हैं कई बार कि फिर उनको इस प्रकार से नकारा क्यों गया, शासन ने क्यों नकारा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, शासन के द्वारा नकारने का जो पहला कारण है, जो मैंने पहले बताया कि दासता के नए रूप चल रहे हैं देश में, जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है, औपनिवेशिक मानसिकता है। यह औपनिवेशिक मानसिकता आज भी हमारे तंत्र पर, हमारे शासन पर हावी है। और इसको समझना हो तो आप देखिए, ये कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के कारण हम पूरे देश भर के लगभग 86 लोग एक मंच पर एकत्र हैं। ये कोरोना काल का एक सकारात्मक पहलू है कि इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों से हम एक जगह पर आकर के इसको सुन रहे हैं। यदि कोरोना काल नहीं होता तो आप कोई एक हॉल में कार्यक्रम करते, हो सकता है उसकी संख्या 150 से अधिक होती, लेकिन वो एक शहर की होती, पूरे देश की नहीं होती। लेकिन कोरोना काल के में भारतीयता को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, आप इसको देखिए। जब कोरोना से संघर्ष प्रारंभ हुआ तो क्या भारत सरकार ने भारत की जो परंपरागत सदियों पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, उसको संपर्क में लाया? आप देखेंगे ऐसा नहीं हुआ। फरवरी में नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में जाकर आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की, ट्रीटमेंट नहीं चालू किया, क्योंकि आयुष को बिल्कुल ये निर्देश नहीं है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एकदम मना है। आयुर्वेद की हमारी इतनी सक्षम समर्थ परंपरा, और हमने उसको कोरोना का ट्रीटमेंट करने दिया ही नहीं। DHU का जो आयुर्वेद का कॉलेज है उन्होंने बहुत मांग की, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उन्होंने मांग की। कुरुक्षेत्र में बैठे हैं आयुर्वेद कॉलेज, उन्होंने मांग की हमें कोरोना का पेशेंट दीजिए, हम ठीक करके देंगे, हम पक्का बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वैद्य, डॉक्टर्स, जो कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, MBBS MS हैं, मेरे परिचित हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पे लंबा काम किया, उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, आप दीजिए, साफ मना किया। आज भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो अपने दम पे कर रहा है। शासन का निर्देश अभी भी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स करने के कुछ एक निर्देश दिए हैं। यह औपनिवेशिक मानसिकता है कि यदि आयुर्वेद कैसे कर सकता है, ये तो नया वायरस है, ये तो इसको ट्रीट ही नहीं कर सकता है। अब उसको ये कैसे बताया जाए कि आयुर्वेद के सिद्धांत ही भिन्न है। वो वायरस को देखता ही नहीं है, वो लक्षण देखता है, वो वात पित्त और कफ देखता है, ट्रीट कर देता है। यह जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है, यह औपनिवेशिक मानसिकता है। इस औपनिवेशिक मानसिकता के कारण गुरुदत्त जैसे लेखक, जो घोर भारतीयता के पोषक हैं, मैं इसमें बता दूं कि उनका नाम वैद्य गुरुदत्त इसलिए है, वो स्वयं बहुत ही अच्छे वैद्य थे। दिल्ली वो आए ही इसीलिए थे, वैद्यक करने के लिए।
कनॉट प्लेस में उन्होंने एक दुकान ली थी और वहां बैठ करके वो वैद्य करते थे। वैद्य करते करते उन्होंने इतना विपुल साहित्य रचा। तो सोचिए, उनके पास आयुर्वेद का ज्ञान है, उनके पास वेदों का ज्ञान है, उपनिषद वो जानते हैं, छह दर्शन का उनको पूरा ज्ञान है, वो आधुनिक समाज शास्त्र उन्होंने पढ़ा है, आधुनिक विज्ञान उन्होंने पढ़ा है। इसके बाद वो कोई बात लिख रहे हैं, लेकिन केवल इसलिए कि उन्होंने वामपंथ को, कम्युनिज्म को पूरी तरह खारिज किया, केवल इसलिए कि उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म एक मिथ्या अवधारणा है और इसकी कोई सिद्धांत की जरूरत इस देश को नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप देश में प्रचलित है यह बुद्धि पर आधारित नहीं है, और इसीलिए यह जो बहुमत है इससे देश का भला नहीं होगा। उन्होंने लोकतंत्र को वास्तव में लोकतंत्र में कैसे बदला जाए, जो भारतीय परिभाषा है लोकतंत्र की उसको कैसे लागू किया जाए, इसके उपाय बताए। उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये कॉलोनियल संविधान है, ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखा गया संविधान है। संविधान क्या होना चाहिए इसका उन्होंने एक विकल्प भी दिया। प्रजातांत्रिक समाजवाद में उन्होंने संविधान क्या होना चाहिए इस पर कुछ 8-10 बिंदु लिख करके दिए कि संविधान ये होना चाहिए। उन्होंने पारिभाषित करने की कोशिश की, संविधान हम किसे कहेंगे। उन्होंने बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों पर उन्होंने समाधान रखने का प्रयास किया। किसको कहेंगे मनुष्य, कैसे हम नियंत्रित करेंगे मनुष्य के लोभ और लालच को, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे, हड़तालों को कैसे करेंगे, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम अपना अस्तित्व कैसे बचाएं, शिक्षा में भाषा का क्या महत्व है, किस भाषा पे कैसे करना चाहिए। मतलब इतना विस्तार आपको अद्भुत है जो मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि वैद्य गुरुदत्त के बारे में यदि हम बात करें तो मैं दिन भर बात कर सकता हूं, लेकिन आज ये अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा। मैंने उनके कई सारे पहलुओं की जानकारी दी है, बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, लेकिन 40-45 मिनट में इतना बोलना ही ठीक है। और इसके बाद यदि कोई प्रश्नोत्तर होंगे तो मैं उनके लिए उन प्रश्नों के उत्तर में बातचीत करूंगा। धन्यवाद आशुतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। बहुत ही कम समय में बहुत ही संक्षिप्त, सारगर्भित और सार्थक व्याख्यान के माध्यम से आपने हमें अवगत कराया पूज्य वैद्य गुरुदत्त के लेखन व विचार के बारे में। लगभग 81 से 90 लोग इस पूरे दौरान हमसे जुड़े रहे हैं। अब कुछ चर्चाएं कर सकते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान हम लोग कर सकते हैं। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जो भी श्रोता जिन्होंने इस पूरे 40 मिनट 45 मिनट के दौरान ये व्याख्यान सुना, यदि वो कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हैंड रेज करके और नाम बुलाने पर अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वे कृपया हैंड रेज करें और नाम बुलाने के बाद अनम्यूट करके अपना प्रश्न या अपना कमेंट रखेंगे। अंकित गाडिया जी ने हैंड रेज किया है। जी अंकित जी पूछें। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। मैं अंकित गाडिया उज्जैन से। मेरा प्रश्न ये है कि भाई साहब, आपने कहा जो शासक होता है वो सिर्फ रंजक रहता है समाज का। ये कहीं ना कहीं समाज को सुधार करना, समाज को सही दिशा और दृष्टि देना, ये विचारधारकों का काम है, बौद्धिक जीवियों का काम है। तो कहीं ना कहीं ये गुरु वैद्य दत्त थे, वो प्रेरणा स्रोत है। और अभी तक काफी लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम था, मैं भी उसमें से हूँ, मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम था। ऐसे लोग ही समाज को प्रेरणा और दिशा और दृष्टि दे सकते हैं। तो किस प्रकार, आप बोल रहे हैं राजनेता भी इनका नाम नहीं लेते, कोई भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो किस प्रकार से अपन इनका, आज अब चर्चा हुई है तो आगे किस प्रकार से इनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि समाज में एक लोकप्रिय नाम हो, ताकि ये समाज को प्रेरणा दे सके? इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि गुरुदत्त की ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो रेफरेंस बुक के रूप में पाठ्यक्रमों में लगाई जा सकती है। यह काम किया जाना चाहिए। जैसे कहीं भी जब राजनीति विज्ञान की पढ़ाई हो रही है तो राजनीति विज्ञान की पढ़ाई में धर्म तथा समाजवाद बिल्कुल पढ़ाई जा सकती है, एक रेफरेंस बुक के रूप में रखा जा सकता है। उससे अच्छा व्याख्या जो इन्होंने की है वो मिलेगी नहीं कहीं। इनकी एक पुस्तक है राष्ट्र, राज्य और संविधान, इसको रेफरेंस बुक में लिया जा सकता है। ऐसे कई सारी पुस्तकें हैं जो आप रेफरेंस बुक के रूप में इनको शामिल करेंगे, कर सकते हैं। ये करने के से लोगों को पढ़ने की, मतलब स्वाभाविक रूप से जो एकेडमिया है उसमें चला जाएगा, और जब उसमें जाएगा तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। एक काम तो ये है। दूसरा ये है
साहित्य जगत में इनको गुरुदत्त को स्थान मिलना चाहिए। 100 से अधिक उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, अलग अलग तरीके के उपन्यास लिखे हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर विषय पर लिखा है। इतनी प्रगल्भता के साथ इतने विषयों पर कलम चलाने वाला साहित्यकार कितने हैं हमारे पास? बहुत कठिनाई से मिलेंगे। केवल एक बात है जिस पर मुझे लगता है आज का जो साहित्यकार का पूरा जो वर्ग है वो चिढ़ता होगा, वह है इस्लाम को लेकर जो इनकी दृष्टि रही है। तो देखिए, गुरुदत्त ने इस्लाम का जो सटीक चित्रण किया है वह आज के साहित्यकारों को हो सकता है सहन न हो, लेकिन वह फिर भी स्थापित कैसे हो इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। पहले पुस्तकालयों में गुरुदत्त की पुस्तकें मिलती थी। मैंने गुरुदत्त के बहुत सारे उपन्यास अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़े 90 के दशक में, और वह मैंने पुस्तकालय से लेकर आया था। मैं राजकीय पुस्तकालय से उनके उपन्यास लेकर आया था और वहाँ से लाकर पढ़ा था। तो पुस्तकालयों में उनकी पुस्तकें जाएं, अधिक से अधिक पढ़ी जाएं, और पाठ्यक्रमों में जहाँ जहाँ लगाई जा सकती हैं वहाँ पर उनकी पुस्तकों को रेफरेंस बुक के रूप में शामिल करवाया जाए। यह 2 काम करने से गुरुदत्त के साहित्य पर पुनः चर्चा प्रारंभ हो सकती है, ये मुझे लगता है। जी धन्यवाद रविशंकर जी। हमारे साथ सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। वे भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अमिताभ जी नमस्ते। नमस्ते प्रणाम जी। आशुतोष जी, बहुत अच्छा सेशन किया रवि जी आपने। और मैं देख रहा हूँ कि दीपक भैया भी हैं और सागर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु राघवेंद्र जी भी हम लोगों को सुन पा रहे हैं। मुझे वास्तव में बहुत आनंद। मेरा कोई सवाल नहीं है भाई साहब, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ मेरा कोई सवाल नहीं है, और अगर कोई आगे यहाँ सवाल पूछता है तो मुझे लगता है इसमें क्या सवाल हो सकता है। आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है, मैं बहुत अच्छा लगा। दीपक जी, मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करता हूँ, एक बहुत अच्छी कोई एक पुस्तक चर्चा कराई जाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है सर जी। मैंने भी पढ़ा है, आपने जिनका आज चर्चा की, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। किसी एक विषय पे, किसी एक पुस्तक को लेके फिर से हम लोगों को आपको सुनने का मौका मिले, मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होके अपनी तरफ से अनुरोध करता हूँ। जी जी, कृपया करके आशुतोष जी ऐसी व्यवस्था करें। जी बिल्कुल। एक प्रश्न आया है भाई साहब चैट में, मयंक अग्निहोत्री जी ने एक सवाल पूछा है। जी मयंक जी का परिचय दे दूं भाई साहब। मयंक जी सतना के एक युवा साहित्यकार हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, समीक्षाकार हैं। आप लगातार पत्र समाचार पत्रों में स्तंभ लिखते रहते हैं, कविताएं, लेख और समीक्षाएं आपकी प्रकाशित होती हैं। और सतना में युवा साहित्यकारों का एक बहुत अच्छा एक समूह है, एक बहुत अच्छी टीम है, तो उसका भी संयोजन मयंक जी करते हैं। जी मयंक जी। नहीं, उनका प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने चैट पे लिख रखा है कि गुरुदत्त जी ने भारत में उदारवाद एवं उत्तर आधुनिक साहित्य के संदर्भ में क्या विचार रखे हैं, ये वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बाकी बहुत सारे ग्रंथों में तो उनका एकदम स्पष्ट ऐसे आधुनिक साहित्य पर उनकी टिप्पणी नहीं मिली है, लेकिन उनकी एक कहानी है, छोटी सी कहानी उन्होंने लिखी है। गुरुदत्त ने उपन्यास ज्यादा लिखे हैं, कहानियां कम लिखी हैं। एक कहानी है यथार्थवाद। अभी हमने भारतीय धरोहर में उस कहानी को फिर से प्रस्तुत किया, छापा, प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने इस पर एक छोटी टिप्पणी की है कि यथार्थवाद के नाम पर आधुनिक साहित्यकार क्या कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, उस कहानी को आपको पढ़ना चाहिए, वो मिल जाएगी आपको, चाहिए लिंक भी मैं दे दूंगा, वो वेबसाइट पे है, भारतीय धरोहर की वेबसाइट पे। उदारवाद, अब देखिए उदारवाद एक बहुत विचित्र शब्द है। उदारवाद की घोषणा वो करते हैं जो सर्वथा अनुदार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाले लोग उदारवाद का ढोल पीट रहे हैं, और 1084 की मां श्वेता देवी लिखती हैं और उसमें हत्याओं को वो जस्टिफाई करती हैं। मेरा कहना है कि उदारवाद एक बड़ा ही रिलेटिव टर्म है, और यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरुदत्त ने हिंदू कैसे उदार है, उसकी जीवन शैली कितनी उदार है, इस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो आज उदारवाद की भाषा बोल रहे हैं वो कितने अनुदार हैं, इसका उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं, बहुत सारे उनके उपन्यास हैं। जी उमेश पाठक जी का प्रश्न आया है, गांधी जी पर गुरुदत्त जी के क्या विचार थे। जी
इस पर उत्तर भी आ गया है। एक प्रियंक द्विवेदी जी ने लिख दिया है कि वो कटु आलोचक थे। देखिए, मैं कहूंगा कटु शब्द ठीक नहीं है, वो अच्छे आलोचक थे। आप उनकी पुस्तक पढ़िए, भारत गांधी नेहरू की छाया में, उन्होंने बहुत जबरदस्त आलोचनाएं की है, लेकिन वह जो आलोचना है उसमें कटुता नहीं है, उसमें कटुता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब वो लिख रहे हैं, उनका ये कौन सी पुस्तक है मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है। जलियांवाला बाग कांड हो चुका था और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में 1914 के बाद वाले अधिवेशन में, या 13 में हुआ था ना, 13 के बाद वाले अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के बैठक में। प्रस्ताव ये था कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकला था, और एक अंग्रेज मैनेजर ने, बैंक का मैनेजर था, उसने भीड़ आती देखी, वो घबरा गया, बैंक बंद कर दिया, बाहर निकला और उसने 2 फायरिंग कर दी। जब फायरिंग कर दी तो पुलिस गुस्से से, जो जनता थी गुस्से से पगला गई। उन्होंने उस मैनेजर को और उसके साथ उसकी पत्नी थी, दोनों को मार डाला। ये एक घटना और घटी थी जलियांवाला बाग के तुरंत बाद। कांग्रेस के अधिवेशन में इन दोनों घटनाओं की समान रूप से निंदा की जाती है, ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया। जब वो प्रस्ताव रखा गया, उस पर सब लोगों ने बड़ा, मतलब मनमरी नहीं होती है, कोई प्रस्ताव पढ़ा जाता है तो सारे सदस्य आपस में फुसफुसाहट आ जाती है, अरे क्या ही लिख दिया है। तो सब कहने लगे कि कोई हिंदुस्तानी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति इसको लिख ही नहीं सकता। मैंने इतनी कठोर बात कह दी गई। और यह जो कहा गया, क्योंकि लोगों को संदेह था, यह प्रस्ताव एनी बेसेंट ने लिखा है। महात्मा गांधी मंच पर आए और उन्होंने कहा यह प्रस्ताव मैंने लिखा है। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने इसका वर्णन किया इस घटना का, और इसको कोट किया है गुरुदत्त ने अपनी पुस्तक में। मुंशी जी लिखते हैं, सन्नाटा छा गया, कोई विरोध नहीं हुआ और निर्विरोध वो प्रस्ताव पारित हो गया। गुरुदत्त प्रश्न पूछते हैं इस घटना को देकर कि क्यों सभी के मन में यदि इतना विरोध था तो केवल गांधी की ये कहते कैसे हुआ। इसका विश्लेषण किया उन्होंने। तो कटुता नहीं है, नफरत नहीं है, कटुता से नफरत पैदा होती है, कटुता और नफरत नहीं है, लेकिन वो गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, और जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। ये जी, कुछ लोगों को जानना था कि गुरुदत्त जी की कोई जीवनी भी या कोई आत्मकथा भी उपलब्ध है क्या? गुरुदत्त की जो आत्मकथा है वो 3 वॉल्यूम में उपलब्ध है। पहला है भाव और भावना, और दूसरा है भाग्य चक्र, और तीसरा मैं भूल रहा हूँ, 3 लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जो उनका अपना संस्मरण है, उस पर भी एक किताब लिखी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि गुरुदत्त जनसंघ के संस्थापकों में से थे। समस्या यह रही कि वो आर्य समाज से भी जुड़े रहे और बाद में संघ से भी जुड़े, लेकिन गुरुदत्त एक स्वतंत्र चेता चिंतक थे। उन्होंने कभी, संगठन में ऐसा होता है कि यदि कोई बात गलत भी लग रही है आपको, लेकिन संगठन ने निर्णय कर लिया है तो आप उसको कहते हैं ठीक है, लेकिन गुरुदत्त जैसे विचारक ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेखक और विचारक होता है वो संगठन का कार्यकर्ता भर बन के नहीं रह सकता, फिर वो न्याय नहीं कर पाएगा अपनी लेखनी से। तो गुरुदत्त ने ऐसे कई विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, और उस पर उनका काफी विरोध खड़ा हुआ, तो वो जनसंघ से बाहर हुए। लेकिन उनकी पहुंच कितनी थी, पकड़ कितनी थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सत्याग्रह करने कश्मीर जा रहे थे तो उन्होंने केवल गुरुदत्त को साथ लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरे व्यक्ति थे टेकचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा जी को ले जाना जनसंघ के लोगों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि टेकचंद शर्मा जी को हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ा जाए। ये नहीं हो पाया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एडामेंट हो गए कि नहीं, यही दोनों जाएंगे, और यही दोनों गए अंत तक। और टेकचंद शर्मा को बाद में वापस कर दिया गया बॉर्डर पर से, जम्मू कश्मीर की सीमा से, लेकिन गुरुदत्त साथ में जेल में रहे, उनके सामने में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने सारा कुछ ये देखा है। ये एक संस्मरण उनका वो भी उपलब्ध है। तो 2 पुस्तकें उनकी इस पर उपलब्ध है। जी, हमारे बीच रेखा आर्या जी उपस्थित हैं। रेखा आर्या जी ने भी, जैसा उनके कमेंट से प्रतीत होता है, गुरुदत्त के ऊपर काफी अध्ययन किया है कई पुस्तकों का। जी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी रेखा जी, सादर प्रणाम। अनम्यूट करके बोलिए। जी, आ रही है मेरी आवाज? जी जी, स्पष्ट आ रही है।
नमस्कार सभी को। मेरा रविशंकर जी, मेरा बहुत प्रिय विषय आपने लिया है। जी जी तो मैंने तो पूरा ही सुना। जी। मेरा आपको सिर्फ एक सुझाव है कि शाश्वत वाणी के नाम से वो एक पत्रिका भी हाँ बिल्कुल, वो एक मासिक पत्रिका निकालते थे, शाश्वत वाणी। और मैं चाहूंगी कि उनका परिवार अभी भी मैं उनके परिवार के संबंध टच में हूँ, और मैं तो पुस्तकें मंगाती रहती हूँ। मैं उपहार में भी हमेशा उन्हीं की पुस्तकें देती हूँ। जी जी तो जी मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप शाश्वत वाणी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। उनका परिवार भी चाहता है ऐसा कि आप हमारे मतलब हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ हो। मैंने इसकी कोशिश की थी। मैं आपको बताऊं, राजेंद्र सिंह जी एक फरीदाबाद में हुआ करते थे, बहुत अद्भुत विद्वान थे। देखिए, भारतवर्ष में विद्वता जो है ना, वो एकेडमिया की गुलाम नहीं रही, कभी नहीं रही, आज बना दी गई है। हमको उससे बाहर लाना बड़ा आवश्यक है कि डिग्रीधारी ही विद्वान माने जाएं। इस मान्यता को ध्वस्त करना पड़ेगा। तो राजेंद्र सिंह जी एक सिंपल आप क्या कहेंगे, लेथ वर्कर भी थे। लेथ जानते हैं ना, लेथ मशीन, उस पर काम करते थे। लैब में भी कुछ काम किया था, लैब असिस्टेंट का भी काम जानते थे, कारपेंट्री भी जानते थे, यानी एक साधारण कारीगर थे। लेकिन आयुर्वेद पे 250 ग्रंथ पढ़े थे उन्होंने, 250 उनके पास थे, मैंने देखे हैं। समस्त पुराण पढ़े थे, 18 सिख ग्रंथों का गुरुमुखी में उन्होंने समग्र अध्ययन किया था। गुरुदत्त के पट्ट शिष्यों में थे। मैं इस बात को उठा नहीं पाया, मैं अभी बता देता हूँ। गुरुदत्त ने, अशोक कौशिक जी ने भी बहुत, अशोक कौशिक जी भी थे, मैं वही बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तो गुरुदत्त जब कनॉट प्लेस में बैठते थे तो उनके पास कई सारे लोग बैठा करते थे, जिसमें राम स्वरूप जी, सीताराम गोयल जी, और आपको राजेंद्र सिंह जी, भगवत दत्त जी, अशोक कौशिक जी, ऐसे टोली बैठती थी। और उसको गुरुदत्त जी एक गुरु की भांति उनको बताते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, ये सब कुछ चलता रहता था। उस टोली में से निकल करके सीताराम गोयल जी, राम स्वरूप जी ने जो काम खड़ा किया, वो तो अद्भुत काम है, वो बिल्कुल देखने लायक है, वॉइस ऑफ इंडिया का सारा काम। बाद में राजेंद्र सिंह जी के साथ मेरी बातचीत हुई। राजेंद्र सिंह जी मुझे मिले, बहुत विलंब से उनसे मेरा परिचय हुआ दिल्ली में। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने, गुरुदत्त जी ने एक शाश्वत वाणी निकाली थी और शाश्वत संस्कृति परिषद के नाम से एक ट्रस्ट बनाया था। तो मैंने कहा इस ट्रस्ट को पुनरुज्जीवित करते हैं और उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने उनके पोते से बात की, उनके परपोते से भी बात की, और हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू ही की थी। कागज उसके मिल नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा नया गठित कर लेंगे। इसी बीच में राजेंद्र सिंह जी का एकदम अनायास देहांत हो गया, तो ये काम रुक गया है। लेकिन मेरे मन में है कि उसको फिर से जीवित कर दिया जाए। क्योंकि अब तो हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर पेज बना सकते हैं। जी 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 जी। तो मेरी इच्छा है और मैं कोशिश में हूँ, देखता हूँ, जब संभव होगा बिल्कुल इस काम को हम करेंगे। और उद्देश्य की हत्या और शाह का भी जिक्र करें। और शाह कमीशन में गवाही देने गए थे, तो उनको ऊपर तो बैन ही लगा दिया था उस वक्त। तो इसलिए राज्य से तो उनको प्रश्रय मिलने की, मतलब प्रोत्साहन मिलने की कभी कोई संभावना ही नहीं थी। हालांकि उपन्यास में मैं जानती हूँ, मेरे जमाने में, मतलब शायद मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मेरे जमाने में हिंदी लेखन में वो पहले बिकने वाले वो थे लेखक। ऐसा नहीं है कि उनका लेखन पॉपुलर नहीं था, बहुत पॉपुलर था एक समय में, बहुत पॉपुलर था। सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों में नाम गया था एक बार। और संघ के सभी जितने भी उनके ग्रंथागार होते थे, उनमें गुरुदत्त जी के पूरे उपन्यास रखे जाया करते थे। और खासतौर से देश की हत्या जरूर रखा जाता है, वो अभी भी रखा जाता है। उसमें संघ की प्रार्थना का उल्लेख है, इसलिए भी वो लिखा हुआ है। उसमें भी लिखा है, वो तो सदा वसले मातृ। हाँ, इसीलिए जी, धन्यवाद जी। रविशंकर जी, कुछ पुस्तक ऐसा पढ़ने में आया कि उनकी बैन कर दी गई थी। तो ऐसी कौन सी, कुछ यदि आपको स्मरण हो, कौन सी पुस्तकें थी जो बैन कर दी गई थी, और क्या अभी भी कोई ऐसी पुस्तक है जो अभी भी बैन्ड हो? नहीं, अभी कोई पुस्तक प्रतिबंधित नहीं है। पथिक उनकी प्रतिबंधित हुई थी, और बाद में एक दो पुस्तकें और हुई थी, मुझे सबके नाम मधु नाम था, मधु जी, मधु नाम था। हाँ, मधु। पथिक भी उनकी प्रतिबंधित हुई थी, और फिर बाद में एक दो पुस्तकें और हुई, मुझे सबके नाम अभी तुरंत स्मरण नहीं है। लेकिन अभी कोई पुस्तक प्रतिबंधित नहीं है, अभी सारी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। और शायद सारी पुस्तकें हिंदी साहित्य सदन की वेबसाइट पर क्रय करने के लिए। साहित्य सदन उनका अपना प्रकाशन है, उनके परपोते चला रहे हैं, पोता और परपोता मिलकर चलाते हैं। जी जी। तो जितने भी लोग अभी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, 72 लोग अभी हैं, आपसे निवेदन है, यदि आप उनकी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, और हमारा आग्रह है कि आप पढ़ना प्रारंभ करें, तो उनकी पुस्तकें हिंदी साहित्य सदन की वेबसाइट से लगभग 150 पुस्तकों के लगभग अभी उपलब्ध हैं क्रय करने के लिए। तो वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी साहित्य सदन। चाहे मैं 2-3 मैं इसमें बताऊं,
मैं आपको कुछ जी। सुझाव दे देता हूँ। जी मेरा कहना है कि कुछ पुस्तकें हमें अवश्य रूप से पढ़ लेनी चाहिए। जैसे उपन्यास की यदि हम बात करें तो जो वो एक श्रृंखला है, स्वराज्य दान, स्वाधीनता के पथ पर, विश्वासघात, स्वराज्य दान और देश की हत्या और दास्ता के नेहरू, 5 उपन्यासों की श्रृंखला है। जमाना बदल गया हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। दो लहरों की टक्कर हमें पढ़ना चाहिए। वाम मार्ग, ये बहुत अनिवार्य पुस्तक है, हमें जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा विलोम गति या ऐसा ही एक उपन्यास है, उनका नाम, हाँ, विलोम गति, ये बहुत अच्छा उपन्यास है। अच्छा, विलोम गति उपन्यास PDF में भी उपलब्ध है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वह जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे कई सारे और, धरती और धन पढ़ना चाहिए। उपन्यासों में ये कुछ प्रमुख उपन्यास मुझे लगते हैं उनके, जो हमें। महाभारत की श्रृंखला भी बहुत अच्छी है। महाभारत श्रृंखला बहुत अद्भुत है। उन्होंने महाभारत का जो विश्लेषण किया बहुत कमाल का है। रामायण का भी विश्लेषण उन्होंने किया, उस पर भी उनके 3 उपन्यासों की श्रृंखला है। इनके अतिरिक्त जो उनके निबंधात्मक साहित्य हैं वह बहुत सस्ता साहित्य है। मतलब धर्म तथा समाजवाद लगभग 400 पृष्ठों का ये ग्रंथ है, 350-400 के आसपास का, केवल 60 रुपये में उपलब्ध था। अभी कुछ मूल्य बढ़ाया होगा तो नहीं कह सकता, 100 हो गया होगा। इतनी सस्ता साहित्य कोई दूसरा नहीं है। तो भारत गांधी नेहरू की छाया में, ये धर्म तथा समाजवाद, बुद्धि बनाम बहुमत, स्व अस्तित्व की रक्षा, यह जरूर पढ़ना चाहिए। 2 वॉल्यूम्स में है, स्व अस्तित्व की रक्षा, विज्ञान और विज्ञान, यह भी हमें पढ़ना चाहिए। राष्ट्र, राज्य और संविधान, यह पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है इतना, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमें अनिवार्य रूप से रख करके पढ़ना चाहिए। जी, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की यात्रा, ये भी बहुत अच्छी है। इस पर उनके 2 पुस्तकें हैं, एक है वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान हिंदू राष्ट्र, दूसरा है हिंदुत्व की यात्रा। ये दोनों पुस्तकें अद्भुत हैं और कठिन नहीं है। मैं आपको लिंक दे दूं क्या? जी, कुछ लोग मांग रहे हैं। आप जब तक लिंक चैट बॉक्स में दे दीजिए, हाँ। तब तक अभी जो हमारी चर्चा हुई और अमिताभ जी ने भी जो एक निवेदन किया, एक सुझाव दिया, मैं सभी जो अभी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको ये सूचित करना चाहूंगा कि यंग थिंकर्स फोरम साप्ताहिक पुस्तक परिचर्चाएं आयोजित करता है। रविवार को पुस्तक परिचर्चाएं यंग थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित की जाती हैं और अभी लॉकडाउन के दौरान ये पुस्तक परिचर्चाएं ऑनलाइन कर रहे हैं। और आज के इस व्याख्यान के बाद से हम गुरुदत्त जी की पुस्तकों पर पुस्तक समीक्षा की एक श्रृंखला शुरू करने का ऐसी एक घोषणा करना चाहते हैं। किसी भी श्रोता ने जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यदि आपने कोई भी पुस्तक गुरुदत्त जी की पढ़ी है या आप पढ़ने वाले हैं तो यंग थिंकर्स फोरम की वेबसाइट पर जाकर हमें सूचित करें और हम सहर्ष प्रति रविवार या फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं पाठकों के आधार पर ऐसी पुस्तक परिचर्चाओं की श्रृंखला, पुस्तक समीक्षा। और हम प्रयास करेंगे कि भारतीय धरोहर और अन्य कई प्रकार की पत्रिकाओं में गुरुदत्त जी की पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित करें और इस तरह के बुक रिव्यूज लगातार एक ऐसी श्रृंखला हम चलाने वाले हैं। ये जो आज का व्याख्यान है ये यंग थिंकर्स फोरम के फेसबुक पेज पे भी लाइव हुआ है, तो जो लोग पुनः सुनना चाहें या साझा करना चाहें अन्य मित्रों के साथ, वो यंग थिंकर्स फोरम के फेसबुक पेज से इसको शेयर कर सकते हैं। जी रविशंकर जी, जी समापन की ओर बढ़े आप क्या? बिल्कुल। जी, आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के माननीय कुलपति आचार्य श्री राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी। प्रणाम सर, आपसे अनुरोध है कृपया माइक अनम्यूट करके अध्यक्षीय उद्बोधन, ऐसा आग्रह है। बाकी सभी से आग्रह है कृपया। मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, यंग थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित वैद्य गुरुदत्त लेखन व विचार, कलम का महानतम किंतु विस्मृत योद्धा, इस महत्वपूर्ण विषय पर
हम सबका मार्गदर्शन करने वाले माननीय श्री रविशंकर जी, इस व्याख्यान से जुड़े हुए हमारे देश के जाने माने प्रबुद्ध प्रोफेसर कुठियाला जी, प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी और यंग थिंकर फोरम के यंग आशुतोष ठाकुर जी, सभी सुधीजन, जब करीब आज 2 बजे करीब मुझे ये सूचना मिली आशुतोष जी के द्वारा कि आज ये व्याख्यान होने वाला है, मैं बड़ी विनम्रता और बहुत स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं वैद्य गुरुदत्त जी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी और कार्यक्रम शुरू होने के 5 मिनट पहले आशुतोष जी ने मुझे बताया कि मुझे इस सत्र की अध्यक्षता करनी है। तब मुझे बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हुई कि हम एक ऐसे सत्र जहां पर एक ऐसे बौद्धिक योद्धा के बारे में चर्चा होने जा रही है, उनके बारे में, उनके लेखन के बारे में, उनके लेखन की विशेषता के बारे में, उनके राष्ट्र प्रेम, उनके राष्ट्र भक्ति के बारे में और उनके द्वारा हम समाज को, भारतीय समाज को दिखाए गए रास्ते के बारे में रविशंकर जी का बहुत ही प्रेरणा स्रोत बौद्धिक होने वाला है। मैंने इस जैसे मुझे सूचना मिली, विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापकों को इससे जोड़ने का प्रयास किया, अन्यत्र भी इस लिंक को भेजा, क्योंकि इन द मीन टाइम मैं नेट में जा करके वैद्य गुरुदत्त के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने हासिल की और मुझे आज उनके बारे में जानकर ये पछतावा हो रहा है कि मुझे आज तक इनके योगदान के बारे में मैं क्यों अछूता रहा। अपने करीब 95 वर्ष के जीवन काल में गुरु वैद्य गुरुदत्त जी ने करीब 200 उपन्यासों का लेखन किया और यदि हम देखें कि बहुत सारे लेखक किसी एक विषय पर, उनका एक फोकल थीम होता है, उनका एक थ्रस्ट एरिया होता है, उस पर वो ज्यादा लिखते हैं और उस एरिया में उनको महारत हासिल होता है। लेकिन वैद्य गुरुदत्त जी के 200 उपन्यास जिनको मैं अभी देख रहा था नेट में, वो सब वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पर, उनमें जो वेरिएशन जो था वो शायद किसी दूसरे लेखक में इस तरह का वेरिएशन नहीं था। और उनके जो नॉवेल्स हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उनकी जो कृतियां हैं, वो बहुत ही सरल और बोधगम्य भाषा में उन्होंने विषय का विवेचन किया है। और एक बात और जो बहुत ही पूर्ण है कि साहित्य के माध्यम से वेद को जन जन तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने बहुत ही प्रयास जो उनका था वेद ज्ञान को जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सरल माध्यम में साहित्य के द्वारा, यह निस्संदेह ही बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। उनके लेखन के साथ साथ उनकी जो रचनाएं हैं वो इतने पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई, इस पर भी रविशंकर जी ने विचार किया। लेकिन डिस्कशन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सर आवाज शायद आपकी नहीं आ रही। अभी हम क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान का सृजन किया गया है, जी सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट गई है शायद आपकी।
एक एक नॉवेल पर हमारे विश्वविद्यालय में उन पर चर्चा हो और चर्चा का जो सारांश निकले वो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो और उसका एक आर्काइव बने हमारे विश्वविद्यालय में, और फिर हम उनको चर्चा के मूल बिंदु हैं उनको हम यूट्यूब में रखें, जिससे कि इन्होंने जो इतना बड़ा योगदान दिया भारतीय साहित्य के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, उसका हम सही उपयोग कर सकें और उससे हम, हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे लाभान्वित हो सके। रविशंकर जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ये इनकी जो नॉवेल्स हैं ये विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में रेफरेंस बुक के रूप में आ सकती हैं और इनको आना भी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय में नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी हमने बना रखी है, जिसमें बहुत सारे साहित्य को हमने वहाँ उनकी ई फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनकी आज चर्चा हुई है, हम इन रचनाओं को भी अपने विश्वविद्यालय के डिजिटल ई रिपोजिटरी में डलवाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कृतियों को पढ़ सकें और उनसे लाभ उठा सकें। और इस साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनमें शोध करना भी, और इसके साथ साथ हमें ये भी मांग उठानी चाहिए कि इन पर जैसे अन्य जो हमारे देश के योद्धा हुए हैं, चाहे बौद्धिक योद्धा हो, चाहे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत योद्धा रहे हों, चाहे समाज सुधारक रहे हों, जिस तरह से बहुत सारे लोगों पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा शोध पीठ की स्थापना कराई जाती है, तो एक इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। हम जो इनके वैद्य गुरुदत्त जी के जितने जो फैंस जो एसोसिएशन है, ये हम एक मांग करें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माननीय चेयरमैन से कि इनके नाम पर पीठ की स्थापना हो, जिससे उस पर शोध हो सके और उनके व्यक्तित्व के, उनकी रचना के विभिन्न पहलुओं को हम समाज के सामने ला सकें और उनकी जो विचारधारा थी उसको और आगे बढ़ाएं। मैं यंग थिंकर्स फोरम के आशुतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका योगदान इतना ज्यादा, लेकिन जिनके बारे में चर्चा ना के बराबर होती हो, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कराया, हम सब लोगों को उनके व्यक्तित्व से परिचय कराया। इसके लिए हम आशुतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। रविशंकर जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत सदे हुए व्याख्यान में उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को हम सब लोगों को सामने रखे और इस व्याख्यान से जुड़ने वाले सभी श्रोतागणों को, सभी शुद्धिजनों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ आपने वैद्य गुरुदत्त जी के लेखन को पुनर्स्थापित करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए उसका एक शुभारंभ कर दिया है। और इन महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए और इन निर्णयों के लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार। इसी दौरान हमारे मध्य जुड़े हैं यंग थिंकर्स फोरम के मेंटर, ट्रस्टी और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य व प्रज्ञा प्रवाह मध्य क्षेत्र के संयोजक आदरणीय दीपक जी शर्मा। माननीय दीपक जी से अनुरोध है कृपया इस सत्र का समापन व धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। आशुतोष, सबसे पहले तुमको धन्यवाद कि तुमने इस विषय को रखा। एक इंजीनियर होते हुए भी साहित्य के सृजन की समाज निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उसके लिए तुमने रविशंकर जी जैसे हीरो को हमारे सामने रखा, जो स्वयं जीते जागते गुरुदत्त जी ही हैं। इसमें मुझे कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। उन्होंने धारा प्रवाह रूप से जिस प्रकार से सारे अनडिस्कवर्ड चीजें हमारे सामने रखी, ये निश्चित रूप से हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे लिए करनी यदि कुछ है, मुझे थोड़ा अवसर प्राप्त हुआ है 90 के दशक में कि मैं सीताराम जी गोयल और माननीय रामचंद्र जी के साथ में मिला हूं, और वो दोनों महापुरुष अपने हर चीज के विषय में जो रेफर करते थे, जो बताते थे, उसमें गुरुदत्त जी का वैसा ही शायद स्मरण करते थे जैसे शायद भगत सिंह जी स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा प्राप्त करने की बात करते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये कड़ी कहीं छूट गई है और ये अवसर मिला है इस प्रकार से हम सबको, रविशंकर जी जैसे व्यक्ति और उनके परिवार के बाकी अन्य लोग भी हैं, कि एक हमको पूरा वर्ष
रीडिस्कवर गुरुदत्त, इस प्रकार से हमको नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम शैक्षणिक व्यवस्था से, एकेडमिया से इन सब चीज़ें बाहर हो गई हैं, परंतु हम शायद अब उस अवस्था में हैं, हम ऐसा उसको प्रयास कर सकते हैं कि देश भर के सारे विश्वविद्यालयों में 150 वर्ष उनके पूरे हो चुके हैं, 126 वर्ष चल रहा है उनका जन्म, हम नहीं मना पाए, परंतु हम एक पूरा वर्ष भारत गुरुदत्त के 125 वर्ष बाद ऐसा कुछ आयोजन प्लान करें, एक नई पीढ़ी को पूरे को अवगत करा सकें, तो शायद यही हमारा एक योगदान होगा। और ये योगदान हमारे समाज निर्माण के लिए आवश्यक होगा, जिस प्रकार का उन्होंने करा है। कैसे एक केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ विद्वान इतना सब कुछ कर सकता है, कैसे क्षमता आती है इतना अध्ययन करने का, कैसे समय मिलता है, कैसा पुरुषार्थ विकसित हो सकता है, ये नई पीढ़ी को भी शायद मार्गदर्शन करेगा और नए देश के निर्माण में भी, भारत के नए खड़े करने में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। साहित्य से ही, साहित्य के सृजन से ही राष्ट्रों का निर्माण होता है, बाकी तो हम उपकरण बनाने वाले इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा ये सब व्याख्यान दिया। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जी धन्यवाद भाई साहब। एक बार पुनः मैं भी सभी को आभार ज्ञापित करना चाहूंगा, हमारे मध्य जुड़े रहे हमारे गुरु समान आदरणीय श्री बृहस्पति कुठियाला जी, आदरणीय आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा के वाइस चांसलर अमिताभ सक्सेना जी, आदरणीय दीपक जी, आदरणीय धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी भी हमारे मध्य उपस्थित रहे, आप संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग मध्य प्रदेश, और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राध्यापक, विद्वज्जन, कई लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, वरिष्ठ लोग हमारे इस वेबिनार में जुड़े रहे। बहुत ही कम समय में मैंने रविशंकर जी को कुछ ही दिनों पहले कहीं से गुंजन जी जुड़े हुए हैं, गुंजन जी के माध्यम से संपर्क किया और ज्यों ही आग्रह किया पूज्य वैद्य गुरुदत्त जी पर बोलने के लिए, आपने बिना सोचे समझे 2 सेकंड के अंदर ही सहर्ष और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस निवेदन को स्वीकार किया। और इतने कम समय में, क्योंकि आपको किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, आप 28 वर्षों से पूज्य गुरुदत्त जी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लेखन का, तो आपने बहुत ही संक्षिप्त, सार्थक और सारगर्भित व्याख्यान से हम में से कई लोगों को पहली बार गुरुदत्त जी से परिचय कराया। और मुझे लगता है कि भारत में कुछ चंद ही लोग हैं जो वैद्य गुरुदत्त से इस प्रकार सजीव परिचय करा सकते हैं, उनमें से एक हैं रविशंकर जी। तो एक बार पुनः यंग थिंकर्स फोरम की ओर से, सभी दर्शकों और श्रोताओं की ओर से, प्रतिभागियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। नमस्कार। आप सभी की आज्ञा से, आप सभी की अनुमति से अब इस सत्र को, इस मीटिंग को समाप्त करना चाहेंगे। इसका फेसबुक पर लाइव प्रसारण हुआ है, आप यंग थिंकर्स फोरम के पेज पर जाकर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। पुस्तक समीक्षा का मैंने बताया, आप वेबसाइट पर जाकर किसी भी पुस्तक की समीक्षा करना चाहते हैं तो हमें बताएं और पुस्तक समीक्षा में भाग लें। सभी से एक बार पुनः निवेदन है, वैद्य गुरुदत्त को पढ़ें, समझें, प्रचारित प्रसारित करें। कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर इस बेला में पूज्य गुरुदत्त जी का ऋषि ऋण चुकाने की एक यात्रा हमने आज शुरू की है। उनको स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए एक बार पुनः रविशंकर जी का धन्यवाद और सभी श्रोताओं का, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।